हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के मद्देनज़र हम आपके बीच जो है वो पॉलिटिकल्स बातचीत को लेकर के आते हैं और हम ऐसी बातचीत आपके बीच लेकर आते हैं जो आपके लिए पॉलिटिकली अगर आप रुचि रखते हैं, राजनीति में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपके लिए जानना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और ख़ासकर हमारा जो बेस है जहाँ हम बातचीत करते हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम हमारी दूसरी चर्चा है, दूसरी डिबेट है और आज हम जिस क्षेत्र की बातचीत हम कर रहे हैं वो वेस्ट यूपी की राजनीति पर केंद्रित है और आज हम कैराना की बात कर रहे हैं। कैराना की इकरा हसन जो हैं उनको लेकर वो हमारी बातचीत के केंद्र में है। दरअसल हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे अगली बातचीत में कि इकरा हसन जो हैं वो कौन है, वो उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके जीतने की संभावनाएं कितनी है और क्यों कर वो उत्तर प्रदेश में इस समय लोकप्रियता के शिखर पर है। सबसे अधिक वो चर्चा पा रही है किसी एक प्रत्याशी के तौर पर। उनको हाल ही में कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उनको कैराना से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद से इकरा हसन लगातार चर्चा में है। 26 साल की एक लड़की जो लंदन से पढ़कर आई है, वो तो सर पे उसके दुपट्टा हमेशा रहता है और बातचीत में काफी विनम्रता उसके है, बहुत पोलाइटनेस है, बहुत समझ के बोलती है, सोच के बोलती है, अदब एहतराम के साथ चलती है, बड़ों के सामने नजरें झुकाकर रखती है और जब कोई बात कहती है तो उसकी बात को गौर से सुना जाता है। ऐसी इकरा हसन के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इकरा हसन जो है वो हसन परिवार से आती हैं और हसन परिवार कैराना का बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है। इस परिवार के चौधरी अख्तर हसन 1984 में 1984 में सांसद बने थे और ये भी ज़्यादा आपके लिए काफ़ी रोचक बातचीत है कि 1984 में इन्होंने मायावती को चुनाव में हराया था। मायावती वही जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें लेकिन अख्तर हसन उसके बाद तो 89 में और 91 में तो चुनाव नहीं जीत पाए थे, मगर 91 में तो विधानसभा का चुनाव लड़े थे मनोवर हसन, लेकिन 96 में मनोवर हसन फिर से यहाँ से सांसद बन गए थे। हाँ, मनोवर हसन। बातचीत चूंकि मनोवर हसन की हो रही है इसलिए मैं आपको बता दूं, मनोवर हसन जो हैं वो उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिनका नाम आया, बल्कि आप ना केवल उत्तर प्रदेश की जमीन से आए जरूर, मगर इस रिकॉर्ड को पूरे भारत में कोई नेता नहीं बना पाया, इसलिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम गया। क्योंकि 4 सदन जो भारत के मुख्यतः होते हैं, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा, चारों सदनों में चौधरी मनोवर हसन ने अपनी आमद दर्ज कराई थी। और एक दुर्घटना में, अनफॉर्चुनेट एक दुर्घटना में चौधरी मनोवर हसन जो है उनका वो एक मंत्री थे बीएसपी गवर्नमेंट में, रामवीर उपाध्याय, तो उनकी बेटी की शादी से लौट रही थी, हाथरस से थे रामवीर उपाध्याय, तो उनकी बेटी की शादी से लौट रहे थे तो एक एक्सीडेंट में मनोवर हसन की डेथ हो गई थी। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि मनोवर हसन का रुतबा रुआब इस प्रकार का था कि वो कैराना से सांसद बने, कैराना से विधायक बने, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर आके चुनाव लड़े, मुजफ्फरनगर से सांसद बने और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी दबंगई के किस्से आम रहते थे और लोग ये मानते थे कि उनके जैसा नेता होना बहुत कठिन था। इतना कठिन था कि ये विश्वास था जनता को कि उनके हितों की और उनकी रक्षा जो है वो मनोवर हसन किसी भी हद तक जाकर करेंगे। मनोवर हसन को अपने समर्थकों का बहुत कट्टर लीडर माना जाता था, ऐसा जो अपने समर्थकों के साथ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, अपने समर्थकों के पक्ष में हर हद तक खड़ा रहते थे वो। मनोवर हसन बड़ा लोकप्रियता थी, अधिकारियों में बड़ा दबदबा था और बहुत मतलब सादगी भरा उनका व्यवहार था। जब कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे तो इतना अपार लोकप्रियता थी, मतलब आप लोग जान लीजिए कि मनोवर हसन एक लोकसभा से जरूर सांसद थे या एक विधानसभा से जरूर विधायक बने, एमएलसी भी रहे, लेकिन उनकी इतनी अपार लोकप्रियता थी कि वो पूरे मेरठ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4-5 ऐसे जनपद थे जहां उनको जो है वो ये माना जाता था कि वो जिस सीट पर चले जाएंगे वहां वोटों को प्रभावित कर देंगे। यहाँ तक कि मनोवर हसन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में चले गए, लेकिन इस तरह की भी चर्चा चलती थी कि कभी अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य
बना तो मनोहर हसन जो है वो मुख्यमंत्री पद की भी दावेदार होंगी। हालांकि उनके समर्थकों को एक बात पूरी तरह से चुभती रही और उनके अंत समय तक चुभती रही कि उनको जो है वो उत्तर प्रदेश में उनको कभी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। ये अलग बात थी कि उनका रुतबा रुआ मंत्रियों से अधिक ही रहता था। खैर, तो इकरा हसन जो है वो मनोहर हसन की बेटी हैं और इनके बारे में कई सारी नई जानकारियां हैं। पहली ये है कि इकरा हसन जो है वो कक्षा 1 यानी फर्स्ट क्लास से ही हॉस्टल में पढ़ने के लिए चली गई थी। एक इंटरव्यू हमने इनका किया था, उसका हम लिंक लगा रहे हैं, जब आप उस इंटरव्यू को देखिएगा। उस बातचीत में हमारे 6 लाख से ज्यादा लोगों ने वो इंटरव्यू इकरा हसन का देखा है, जिसमें वो अपने लाइफ स्ट्रगल को बता रही है, अपनी लाइफ जर्नी को बता रही है। दूसरी बात यह है कि इनके भाई हैं नाहिद हसन, जो कैराना से विधायक हैं, और इनकी अम्मी, इनकी वालदा हैं चौधरी तबस्सुम हसन, जो कैराना से 2 बार सांसद रही हैं। एक बार वो 2009 में सांसद बनी थी। 2009 में जब वो सांसद बनी थी तो वो बड़ी नाटकीय सी कहानी थी। हुआ ये था कि आपको बताया हमने, लेकिन फिर भी कनेक्ट करने के लिए बताना पड़ेगा कि मनोहर हसन जो है वो ऐसे में उनकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में। तो उसके बाद जो है मायावती जी, उस समय बसपा के सांसद थे मनोहर हसन, तो मायावती जी जो है वो वहाँ आई थी कैराना में, और कोइंसिडेंटली मैं उससे सहारनपुर में एक अखबार में मैं जर्नलिस्ट था, तो मैं कवर करने के लिए गया था। और जब मैं इसको कवर करने के लिए गया था तो मैं वो इतना बड़ा भीड़, इतनी भीड़ कि जहां से मायावती जी का हेलीकॉप्टर लैंड किया था और वहां से मनोहर हसन जी का घर जहां था वहां तक रस्सी बांधी गई थी दोनों तरफ, और दोनों तरफ रस्सी के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, और मायावती जी उसके बीच से आई थी। 3-4 किलोमीटर तक सड़क के किनारे दोनों तरफ हजारों लोग, छतों पर, जमीन पर, बहुत भयंकर भीड़ थी। और जब जनाजे की नमाज हुई थी मनोहर हसन की, तो रशीद मसूद साहब, जो बड़े नेता सहारनपुर के माने जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो, मैं और एक मेरे दोस्त हैं, विधायक रहे हैं थाना भवन से, राव वारिस, और हम लोगों ने साथ खड़े होकर के एक जगह बराबर में खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। तो उस समय कहीं दूर दूर तक भी पैर रखने की जगह नहीं थी, और 1 लाख से ज्यादा आदमी मनोहर हसन के जनाजे में शामिल हुआ था। आप लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं उस नेता की। तो उसके तुरंत बाद जब मायावती जी आई और आकर के उन्होंने वो कमरे में अंदर गई और वहाँ जनाजे उन्होंने देखा मनोहर हसन को, और उसके तुरंत बाद मायावती जो है वो पीछे साइड में मुड़ी, जो लोग थे अंदर, और मुड़ करके उन्होंने तबस्सुम हसन के सर पे हाथ रखा। तबस्सुम हसन उस समय सिर्फ 39 साल की थी। तो तबस्सुम हसन के सर पर हाथ रखा, और तबस्सुम हसन के सर पर हाथ रख करके उन्होंने कहा कि ये तुम चुनाव लड़ सकती हो। तो उसके बाद तबस्सुम हसन ने चुनाव लड़ा अपने पति के की ही जगह पर, और वो चूंकि मनोहर हसन प्रत्याशी घोषित हो चुके थे, तो उनके ऐसे में देहांत के बाद तबस्सुम हसन ने चुनाव लड़ा। तबस्सुम हसन उस चुनाव को जीत गई, सांसद बन गई तबस्सुम हसन। उसके बाद बसपा से सपा में चला गया परिवार, और नाहिद जो है वो चूंकि विधायक बन गए। तो 2012 में और 2014 में एक चुनाव हुआ जिसमें नाहिद हसन ने लोकसभा का चुनाव लड़ा कैराना से। और वो जो चुनाव था नाहिद हसन का चुनाव था। यहाँ ये डिस्कशन जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि चूंकि हम संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं कि क्यों कर इकरा हसन जो है वो चुनाव जीतने की स्थिति में है, या कैसे उनकी बात बनेगी, कैसे वो सांसद बनेगी, क्योंकि टिकट तक पाना जो है वो काफी स्ट्रगल की चीज होती है, और प्रत्याशी बनना इस उम्र में, इस लोकप्रियता के इस उम्र में प्रत्याशी बनना ये भी काफी कठिन बात होती है। तो एक सफलता का एक पायदान तो उन्होंने पार किया है, अब दूसरा है कि कैसे वो चुनाव जीतेंगे। तो इकरा हसन जो है वो चौधरी मनोहर हसन और चौधरी तबस्सुम हसन दोनों पति पत्नी सांसद, उन दोनों पति पत्नी सांसद की बेटी हैं, और एक और इनके बेटे हैं, यानी इकरा हसन के भाई हैं नाहिद हसन, और दादा भी इनके सांसद हैं। तो ये तो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और एक दूसरी बात और है, और वो दूसरी बात यह है कि कैराना की राजनीति पर हसन परिवार का ही नहीं, बल्कि आप समझिए कि गुर्जर राजनीति का वर्चस्व रहा है। और गुर्जर राजनीति के इस वर्चस्व में एक और हिंदू गुर्जर नेतृत्व है, वो है हुकम सिंह, जो कलस्यान खाप से आते हैं। और एक 100 साल पीछे जाकर के वो भी एक कहानी है, लेकिन उसको हम यहाँ बता करके आपको अधिक समय आपका नहीं लेना चाहेंगे। उसमें वो ये है कि चौधरी बुंदू के परिवार से लेकर के और आगे जाकर के एक नस्ल मिलती है, और उस नस्ल में एक ही परिवार के लोग हैं, चौधरी हुकम सिंह और चौधरी मनोहर हसन, आपस में जो है वो दादा पोते लगते थे। और मृगांगा सिंह जो चुनाव लड़ी थी
नाहिद हसन के सामने वो इकरा हसन की बुआ लगती हैं। और कैराना में एक नारा भी है कि गुजर गुजर एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, यानी गुजर पहले गुजर है और बाद में हिंदू या मुसलमान है। खैर, अब बातचीत हो रही है इकरा हसन की, और इकरा हसन जो है वो बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ी लिखी हुई, काफी सुलझी हुई, अच्छे व्यक्तित्व की, बेइंतहा सज्जन, बहुत विनम्रता से, बहुत मीठा बोलने वाली और बहुत दबंग किस्म की लेडी है। दबंग किस्म का उनका आइडिया इसी बात से लग जाता है कि अभी 2022 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो खुद भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह कैराना में चुनाव प्रचार करने गए थे और उन्होंने घर घर जाकर के पर्चे बांटे थे, और पलायन का मुद्दा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है उठाया गया था। ऐसी परिस्थिति में नाहिद हसन के साथ किसी मामले को लेकर के, वो भी अलग इश्यूज हैं कि वे क्या केसेस थे, लेकिन किसी मामले को लेकर के नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया था। और उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ विधानसभाओं पर जहां पर जेल से चुनाव लड़ा गया था, तो कैराना भी एक ऐसी विधानसभा थी जब नाहिद हसन जेल में बंद थे, लेकिन इकरा हसन ने उनका पूरा चुनाव वो जेल से लड़ा था। तो इकरा हसन उस चुनाव में मुख्य तौर पर चुनाव जीता जरूर नाहिद हसन ने था, लेकिन आम लोगों का मानना यह था कि चुनाव इकरा हसन के नेतृत्व में लड़ा गया। और चूंकि गठबंधन था लोकदल का और समाजवादी पार्टी का, अब तो वो है नहीं, लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, इकरा हसन जब तीनों एक साथ प्रचार पे निकले थे, एक बार रथ से निकले थे अखिलेश यादव, तो जब तीनों प्रचार पे निकले थे, तो ऊपर जब इकरा हसन निकल के आई थी, वो लिफ्ट से जब निकल कर आई थी, तो उस समय जो लाखों लोग, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे दूर तक, वो तो उस समय इकरा हसन को लेकर के इतना शोर मचा था कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक दूसरे को देखने लगे थे कि भाई बड़ी कमाल लोकप्रियता है। और शायद उस लोकप्रियता को देखकर ही अखिलेश यादव को लगा कि इनको प्रत्याशी बनाना जो है वो ठीक रहेगा। अब इकरा हसन प्रत्याशी बन गई है। 2018 में परिस्थितियों पर डिस्कस करेंगे कि वो चुनाव जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तो 2018 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था उत्तर प्रदेश की सियासत के हिसाब से, काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन था, कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन थी बहुत बड़ी बात यह था कि उत्तर प्रदेश की तरफ से देश की लोकसभा में एक भी मुसलमान सांसद नहीं था, मुस्लिम सांसद नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में जब लोकदल अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही थी, तो तबस्सुम हसन जो है उनको लोकदल ने प्रत्याशी बनाया, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया। इवन बसपा ने भी अपना प्रत्याशी जो है वो नहीं दिया, और तबस्सुम हसन अकेली चुनाव लड़ी विपक्ष के प्रत्याशी के तौर पर, और उन्होंने 2018 का वो लोकसभा चुनाव जीत लिया। तो वो काफी बड़ी बात थी राजनीतिक हिसाब से। उसके बाद से ही लोकदल की जड़ें मजबूत होनी शुरू हुई थी। तो अभी क्या है कि इकरा हसन को लेकर ये बातचीत कही जा रही है कि वो चुनाव जीतेंगी कैसे। अब हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे कि वो जीतेंगी चुनाव कैसे। इसमें तो कोई शक नहीं कि मैंने परिचय बता दिया है कि इकरा हसन दमदार है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वे वेल एजुकेटेड है। वो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की है, और वकालत की पढ़ाई भी उन्होंने की है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो दमदार हैं, योग्य हैं, और काफी इम्पैक्टफुल हैं, आकर्षित करती हैं, नौजवानों को आकर्षित करती हैं। जहां जाती हैं वहां बातचीत कैसे की जाती है बहुत अच्छे समझती हैं, पॉलिटिकल बातचीत कैसे की जाती है भी बहुत अच्छे समझती हैं। नॉलेज अपरंपार है, काफी जानकारी उनको हर विषय की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कैंडिडेटशिप को बात करें कि अखिलेश यादव ने किनको चुनाव लड़ा दिया, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो एकदम सुटेबल कैंडिडेट हैं, और कैराना में इनसे अच्छा कैंडिडेट विपक्ष के पास नहीं हो सकता था। नहीं मतलब नहीं हो सकता था। अब सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब वो सबसे अच्छे विपक्ष का कैंडिडेट है, तो वो जीतेंगी कैसे। तो देखिए साहब, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तो डिस्कशन है, और अब तक जो हमने आपको बताया है वो पास्ट है, और अब जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर का मिक्सअप है। तो थोड़े से आंकड़े आपको देने पड़ेंगे और उसको आपको समझना पड़ेगा। 2014 का जो चुनाव हुआ था, जिसमें इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने चुनाव लड़ा था, 2009 के चुनाव में तो तबस्सुम हसन सांसद बनी थी, लेकिन 2014 का जो चुनाव हुआ था जिसमें हुकम सिंह सांसद बनी थी, तो उसमें नाहिद हसन जो है वो इनके भाई, उन्होंने चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और जो 2018 वाला चुनाव था उसमें तबस्सुम हसन विपक्ष की अकेले कैंडिडेट थी, उनके मुकाबले में जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, यानी बिल्कुल आमने सामने का चुनाव था, नेक टू नेक फाइट थी। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था
जिसमें तबस्सुम हसन जो है वो चुनाव हार गई थी। 1 साल बाद ही चुनाव हुआ था। तबस्सुम हसन इस बार बसपा और समाजवादी पार्टी और आरएलडी लोकदल तीनों की मिली-जुली संयुक्त गठबंधन की प्रत्याशी थी और वो प्रदीप चौधरी से चुनाव हार गई थी। प्रदीप चौधरी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। तो इन तीनों चुनाव में कंपैरिजन हमको पहले करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कितनी संभावनाएं हैं इकरा हसन की जीत की। देखिए, ये अलग बात है, कई बार ना बहुत अच्छा प्रत्याशी जो होता है वो जनता तो उसको जिताना चाहती है, लेकिन इक्वेशंस, राजनीति एक्चुअली मैथमेटिक्स है। राजनीति जो है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स है। तो इसलिए हम लोग जो है आंकड़ों की बात करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की, खुद भी समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी अगर देख रहे हैं और कहीं से हमसे कोई भूल हो जाती है और आपको लगता है कि आपके पास में हमसे बेहतर कोई बात हो सकती थी, तो आप लोग नोट करके नीचे भेज दीजिएगा कमेंट में। तो अगली बार हम जब कोई नया पॉलिटिकल एनालिसिस पेश करेंगे तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल की बातचीत हम ये करते हैं। देखिए, पहला तो है कि क्या इकरा हसन का चुनाव जो है वो 2014 की तर्ज पर होगा या 2018 की तर्ज पर होगा या 2019 की तर्ज पर होगा। 3 चुनाव जो पिछले हुए हैं। 2009 वाली स्थिति तो आप भूल जाइए। 2009 वाली स्थिति इसलिए भूल जाइए क्योंकि उस समय तो चौधरी मनोहर हसन की चूंकि इंतकाल हुआ था, उनके देहांत हो गया था, तो सहानुभूति जो है वो चौधरी तबस्सुम हसन की तरफ थी और इसलिए वो सांसद भी बन गई थी। तो 2014 और 18 और 19 का कंपेरिजन यहाँ होना चाहिए। तो पहले बातचीत करेंगे हम 2014 की। 2014 में जब नाहिद हसन ने चुनाव लड़ा था तो नाहिद हसन को चुनाव में 3,29,081 वोट मिली थी और ये वोटिंग परसेंट था 21.48%। स्क्रीन पे दिखा दे रहा है, आपको देख लीजिएगा। और हुकम सिंह को उस समय वोट मिली थी 5,65,909। तो ये 2,40,000 का अंतर बनता है, यानी 2,40,000 से हुकम सिंह जो है वो चुनाव जीते थे। और तीसरे स्थान पर जो प्रत्याशी थे, ये है पॉइंट, जब हम ये कहेंगे तो निश्चित तौर पर हमसे जो हसन परिवार के समर्थक हैं वो जो क्वेश्चन करेंगे वो यही क्वेश्चन करेंगे जो हम बताने जा रहे हैं। तीसरे स्थान पे थे कंवर हसन। कंवर हसन जो हैं वो चौधरी मनोहर हसन के सगे भाई हैं, छोटे भाई हैं। और वो जो इकरा हसन है उनके सगे चाचा हैं। इनको बसपा ने चुनाव लड़ाया था। इनको वोट मिली थी 1,60,000 वोट मिली थी इनको। तो अगर हम कायदे से देखें तो 90,000 वोट का 90 नहीं बल्कि 80,000 वोट का अंतर जो है वो, अगर इनकी वोट को भी हम ये मान लें कि ये भी परिवार में बंटवारा हो गया, तो अगर हम ये मान लें इसमें तो 90,000 वोट का अंतर तब भी पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है 90,000 वोट का। तो एक बात तो ये है, यानी इस समय इनके साथ जो है वो बसपा नहीं थी, इस समय इनके साथ जो है वो आरएलडी नहीं थी और सिर्फ और समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ी। तो अधिकतम वोट मिली ने 3,29,081। अब दूसरी स्थिति में आ जाते हैं और दूसरी स्थिति ये है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो 2018 की है। 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें 2018 के चुनाव को आप थोड़ा स्पेसिफिक, मतलब आप उसको विशेष चुनाव कह सकते हैं। तो 2018 का चुनाव चूंकि जीत गई थी तबस्सुम हसन, तो उसमें नेक टू नेक फाइट हुई, कहीं कोई वोट कटा नहीं। एक तरफा जो विपक्ष का वोट था वो तबस्सुम हसन को पड़ा, बड़ी ईमानदारी से वोटिंग हुई। एक बात बताता हूँ, मैंने एक्चुअली जब कुछ डिबेट्स में मैं गया था, टीवी पर डिबेट्स में बैठा था, तो जब मैं ये बात बताता था तो मुझको ना एक्सपर्ट एक्चुअली बहुत देखते थे कि ये क्या बता रहे हैं। 2018 का जो चुनाव था वो इतना इंटरेस्टिंग चुनाव था कि शामली का एक जगह है एलम, और एलम में जब वहां पर एलम में जब वोट डालने के लिए रमजान में चुनाव हुआ था, मई जून की चिलचिलाती गर्मी और मुसलमान वोटर जो है कम निकल रहा था। कुछ नेताओं ने ये मुद्दा भी बनाया था कि रमजान में चुनाव ना करा के 1 महीना बाद करा लेते या 1 महीना पहले करा लेते, लेकिन रमजान में ही चुनाव क्यों करा रहे, इससे मुसलमानों में उदासीनता है और कम वोटर निकलेंगे। लेकिन वोटर निकला बहुत। और कमाल बात यह थी कि चूंकि वो लोकदल, वो चुनाव 2018 का जो चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, वो एक्चुअली चुनाव को उसको लीड किया था जयंत चौधरी ने। उसको घर घर जाकर के वोट मांगी थी जयंत चौधरी ने और वो उसको लीड कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का समर्थन था जरूर, लेकिन चुनाव वो लोकदल ने लड़ा था, लोकदल के कार्यकर्ताओं ने लड़ा था। तो एलम और ऊन, तो इन दोनों जगह पर जब वोटिंग पड़ रही थी, तो वोट जब डाली जा रही थी तो मुस्लिम महिलाएं वो लाइन में लगी हुई थी, और रमजान का महीना, इफ्तार का वक्त, तो हिंदू कम्युनिटी की महिलाओं ने, लोग तो ये भी कहते हैं जाट महिलाएं थी, तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को जो पीछे लाइन में लगी हुई थी अपनी जगह छोड़ करके आगे कर दिया था। अरे बहन, पहले तुम वोट डालो, तुम्हारा रोजा है, तुम अपना वोट डाल के घर चले जाओ, अपनी तैयारी में जुट जाना।
तो बड़ी चर्चा हुई थी इसके उत्तर प्रदेश में, कैसा इतनी सामाजिक समरसता और इतना सांप्रदायिक सौहार्द। 2018 का चुनाव तो इस परिस्थिति में जीते थे, तो तबस्सुम हसन की जीत तो थी क्योंकि वही लोकसभा सांसद बनी थी और मुस्लिम अकेली लोकसभा उत्तर प्रदेश से लोकसभा कैंडिडेट मुसलमान कोई पहुंचा था उत्तर भारत की लोकसभा में उस समय, जब तक तो कोई नहीं था। लेकिन उस जीत को ना विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उस जीत में जयंत चौधरी का बहुत बड़ा योगदान था, आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था। जो ठीक बात है वो ये है। अभी तो इसका मतलब यह है कि आरएलडी अभी है नहीं दल में। 2014 में जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति को सेम होती जा रही है 2024 के आसपास जाते जाते, लेकिन अभी कंपैरिजन करेंगे किन चीजों का अंतर रहेगा। तो एक्चुअली ये भी इसमें अहम बात है कि 2014 में आरएलडी ने करतार सिंह भडाना को लड़ाया था, जिन्होंने 42,000 वोट मिली थी। तो इसका मतलब अकेले सपा का प्रत्याशी नाहिद हसन थे 3,20,000 पर। तो 3,20,000 तो आप मान लीजिए कि इनको मिल ही जाएंगी। अभी और बातचीत इससे आगे करेंगे, ये कौन 3,20,000 मिला इस पर भी बातचीत करेंगे और इक्वेशंस पे भी बातचीत करेंगे ना। बड़ा बहुत बेहतरीन डिस्कशन है, ये कैसे जीतेंगे ये डिस्कशन है। और तो अभी क्या है कि इसके बाद ये हुआ कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें संयुक्त गठबंधन का चुनाव था। उसमें 3 बड़े दल एक साथ थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और ये आरएलडी, तीनों साथ साथ थे चुनाव में। कांग्रेस ने इस समय जो है वो अलग चुनाव लड़ा था। तो मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि कितना समय मुझे बातचीत करते हुए हो गया है, लेकिन ये इतना बड़ा डिस्कशन है कि इस पर घंटों बातचीत की जा सकती है और पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को यहां से समझा जा सकता है। बल्कि आप समझिए सियासत को तो समझा ही यहां से जा सकता है। तो यहाँ एक बड़ा चेंज हुआ 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने और आरएलडी ने, तीनों दलों ने एका कर लिया। एका हमारे यहाँ चूंकि वेस्ट यूपी की लैंग्वेज है एका, यानी इकट्ठा हो जाना। तो तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों ने इकट्ठा होकर के जो है चुनाव लड़ा, तबस्सुम हसन को प्रत्याशी बनाया 2019 में। तबस्सुम हसन ये चुनाव हार गई और 50,000 से थोड़ा अधिक मतों से चुनाव हार गई। कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे हरिंदर मलिक, उनको 70,000 वोट मिली और हरिंदर मलिक जो है वो, उनको ये माना गया कि जितनी वोट उनको मिल गई, अगर वो चुनाव न लड़ते तो उनको जो वोट मिली तो वो वोट जो है और तबस्सुम हसन को चले जाती, तो तबस्सुम जीत जाती। हरिंदर मलिक इस समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरनगर लोकसभा से प्रत्याशी हैं। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये नहीं कि हरिंदर मलिक को कौन वोट चली गई। देखिए, हरिंदर मलिक को वोट चली गई गंगोर नकुड़ से, और गंगोर नकुड़ से इसलिए वोट चली गई क्योंकि इमरान मसूद लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से और गंगो उनका घर है, वो गंगो के रहने वाले हैं। वो हरिंदर मलिक को टिकट दिला के लाए थे अपनी जिम्मेवारी पर। उन्होंने वादा किया था कि इनको मैं जिता के भेजूंगा। तो उनकी जो 2 लोकसभा प्रभाव वाली थी उस पर उन्होंने, विधानसभा उनकी जो प्रभाव वाली थी उस पर उन्होंने वोट दिलाने के प्रयास किया। इसके बाद तबस्सुम हसन चुनाव हार गई, संबंध भी बिगड़ गए। ऐसा लगा, कुछ लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया मसूद परिवार पर। देखो, परिवारों की आपसी सियासत है कि वो हसन परिवार को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते। एक और इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इकरा हसन के कारण मसूद परिवार और हसन परिवार भी नजदीक आ गए। लेकिन इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अभी आप ये सुन लीजिए। तो अब एक ये चेंज था, तो हार गई तबस्सुम हसन, कांग्रेस साथ नहीं आई तो तबस्सुम हसन हार गई। देखिए, कैराना में 5 विधानसभा पड़ती है। एक का नाम है थाना भवन, एक का नाम है शामली, एक का नाम है कैराना, एक का नाम है नकोड़, एक का नाम है गंगो। गंगो और नकुड़ जो दो विधानसभाएं हैं, ये सहारनपुर जनपद में है, लेकिन इनकी लोकसभा कैराना है। थाना भवन और शामली और कैराना तीनों शामली जनपद की विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभाएं हैं। अभी की फिलहाल की स्थिति यह है कि इन तीनों विधानसभाओं पर, कैराना, शामली पर और थाना भवन पर और कैराना पर, तीनों पर विपक्ष का विधायक है। यानी नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से है और आरएलडी से, थाना भवन से अशरफ अली खान है और आरएलडी से ही वो प्रसन्न चौधरी हैं जो। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में सियासत चेंज हो गई है, इसलिए थोड़ा टिपिकल लग रही है कहानी। वो ये चेंज हुई है कि आरएलडी का एनडीए में चली गई है, तो जो दोनों विधायक हैं शामली के और थाना भवन के, तो वो भी चले गए हैं इस समय एनडीए में। आप कह सकते हैं कि वो बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसका समर्थन करेंगे। लेकिन एक और मूवमेंट आया जो यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है इकरा हसन का, कि लेकिन प्लस भी है। और प्लस ये है कि इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस में आ गए हैं और इमरान मसूद की जो 2 विधानसभाएं, एक नकुड़ एक गंगो, तो जो 70,000 वोट पड़े थे हरिंदर मलिक को, तो 70,000 इस बार प्लस हो रही है इकरा हसन को। उसका कारण ये है कि इमरान मसूद कांग्रेस में संभवतः वो सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे
तो इकरा हसन जो है वो कैराना से लड़ेंगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता है, तो चूंकि दोनों राजनीतिक दलों का समझौता है, तो इमरान मसूद निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएंगे इकरा हसन को। पिछली बार जो हुआ था उससे यहाँ थोड़ा जाएंगे। तो कौन वोट है ऐसी जो इकरा हसन को नहीं मिलने वाली है? तो जाहिर है पॉलिटिकली हम लोग इक्वेशन पेश करें तो उनको जाट नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमान जो उनको पिछली बार 50,000 कम मिला था, वो तो 50,000 अधिक मिलने की संभावना है। अभी क्या है, ये इकरा हसन इतनी मैच्योर पॉलिटिशियन है, आप इनके चेहरे मोहरे मत जाना। 26-27 साल की है, शादी अभी नहीं हुई है, लंदन से पढ़ के आई है, इतनी मैच्योर पॉलिटिशियन है कि इन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दे दिया। इन्होंने कहा कि भले ही जयंत चौधरी किसी दल में चले गए हों, लेकिन मेरे तो पॉलिटिकल मेंटर है वो, मेरे पे तो उनका एहसान है, मेरे परिवार पे तो उनका एहसान है, मैं तो उनका बहुत इज्जत करती हूँ और मैं तो उन्हें बहुत मानती हूँ। मुझे तो उन्होंने उंगली पकड़ के सियासी चलना सिखाया, उन्होंने मुझे सियासी दांव पेच सिखाए, मैं तो उनको बहुत मानती हूँ, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। अब ये जो बात मूवमेंट कर रही है, तो ये जो मूवमेंट कर रही है इलाके में बातचीत, तो इसका जो है वो काफी पॉजिटिव जा रहा है। कह रहे यार ये लड़की जो है समझदार बहुत है। तो वो कोशिश उनकी ये है कि वो एलम ओन की जो बेल्ट, जो चौधरी मुनव्वर हसन पिछले 30 साल से जाटों का जो गठजोड़ रहा है चौधरी मुनव्वर हसन परिवार के साथ, तो उसमें वो लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बीच अपना एक लोकसभा पर कुछ वोटों को अपने पक्ष में कर पाए। ये एक हसन की मेंटेलिटी है और राजनीतिक तौर पर ये बहुत बेहतरीन मेंटेलिटी है। तो अभी क्या है कि वो 3,29,000 से शुरू होती हैं और उनको जो है चूंकि 5,66,000 वोट मिले इस बार जीतने वाले कैंडिडेट प्रदीप चौधरी को, तो 5,66,000 से कम पे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जा नहीं रही है। देखिए अभी लोकदल भी आ गई है साथ में, अभी लोकदल भी आ गई है साथ में। तो अगर लोकदल भी साथ में आ गई है, तो ये आप मानिए कि अगर इकरा हसन को चुनाव जीतना है तो उनको 6 लाख मत चाहिए। और 6 लाख मत उनको कैसे चाहिए, ये समझने के लिए जो है वो एक इक्वेशंस जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि 5,66,000 मत मिले और वोट बढ़ भी गया है, 40,000 से करीब मतदाता बढ़ भी गया है। और हम अगर ये मान भी लें कि उसी अनुपात में जिस अनुपात में मिलता है वो 30,000 वोट और भी प्लस कर लें, तो 6 लाख मत कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास है। तो अगर उनको डिफीट करना है इकरा हसन को, तो 6 लाख मत चाहिए। तो 6 लाख का वो आंकड़ा कैसे पूरा होगा? 3,30,000 वोट जो नाहिद हसन को मिली, अगर हम ये मान ले कि वो चूंकि 10 साल पहले मिली थी और 40,000 वोटर उनका बढ़ भी गया होगा, तो इसको 370 मान लेते हैं। और 70 जो गंगो का नकुड़ का जो उस समय नहीं वोट पड़ा था, तो उस समय अभी हम वो भी अगर मान ले तो 4.5 लाख तक इकरा हसन चली जाती है। 1.5 लाख वोट कहाँ से आएगी? अब ये 1.5 लाख वोट जो है वो उनको चाहिए। अब इस पर इकरा हसन जो है वो सोच रही है कि दलित मुझको मिल जाए, और दलित प्रत्याशी कौन आ जाता है तो ये भी। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी दलित आ भी जाता है और उसको बसपा किसी को प्रत्याशी बना देती है, उसका वोट चली भी जाती है, तो भी इकरा हसन का तो चुनाव बहुत कठिन है, क्योंकि 6 लाख वोट मिल रही है। 6 लाख का टारगेट कम से कम जरूर पूरा करना है। तो अभी ऐसी परिस्थिति में होगा क्या? तो इकरा हसन जो है वो चुनाव जीतेंगी कैसे? तो देखिए इकरा हसन जो है वो कैसे चुनाव जीतेंगी। तो पहला जो इकरा हसन का जीतने का फॉर्मूला है, वो पहला फॉर्मूला तो यह है कि चुनाव जो है वो बिल्कुल धर्म और जाति आधारित ना हो। दूसरी बात एक और फॉर्मूला है, पहला धर्म और जाति आधारित चुनाव ना हो। इकरा हसन चूंकि युवा है, युवा उनकी तरफ जो है वो उन्मुख है और चाहता है कि वो चुनाव जीते, तो युवा धर्म और जाति से ऊंचे उठ करके युवा नेतृत्व के तौर पर उनको आगे बढ़ा दे। एक तो पॉलिसी ये है। और दूसरी पॉलिसी एक और है, वो बड़ी मजेदार पॉलिसी है। वो ये है कि देखिए कैराना लोकसभा सीट पर 3 गुर्जर परिवार हैं, जिनके बीच में आपस में मुख्यतः प्रतिद्वंदता रहती है। जिनमें से एक परिवार है चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। ये थाना भवन कांधला से 6 बार विधायक रहे, इस समय एमएलसी हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जसाला इन्हें बातचीत में कहते हैं, क्योंकि जसाला गांव के रहने वाले हैं। बड़ी टीवी मीडिया तो नहीं जानती है, लेकिन लोकल सब जानते हैं जसाला। चौधरी वीरेंद्र सिंह जसाला का परिवार है। इनके बेटे हैं मनीष चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं शामली के, तो वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और लगातार प्रयासरत हैं। दूसरे हैं प्रदीप चौधरी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सांसद हैं। उनके पिता मास्टर कंवरपाल गंगोह के रहने वाले हैं। मास्टर कंवरपाल विधायक रहे थे, एक समय गुर्जर आइकन थे वो। इतना अधिक सम्मान उनका गुर्जरों में था कि प्रदीप चौधरी जो हैं वो उस सम्मान के बल पर ही सांसद बन गए, इतना लोग उनको मानते थे। और तीसरा है चौधरी यशपाल का परिवार, जो
इंद्रसेन, रुद्रसेन, दो भाई हैं। चौधरी यशपाल तो दिवंगत हो गए हैं, तो उनको राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश यादव ने बनाया है। तो कोशिश ये रहेगी कि 10-20 हजार गुर्जर, हिंदू गुर्जर भी वो यहाँ लाने की कोशिश करें। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कैराना लोकसभा चूंकि गुर्जर बहुल सीट है, हिंदू गुर्जर मुसलमान गुर्जर दोनों मिला करके 3 से 3.5 लाख वहां बन जाते हैं। तो पहली तो ये है कि अगर मनीष चौहान प्रत्याशी नहीं बनते हैं तो वो शांत हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। तो जो उनके चाहने वाले हिंदू गुर्जर हैं उसमें थोड़ा वो हो सकता है कि वो इकरा हसन को, क्योंकि वहां मैंने आपको बताया कि वहां जाति से, वहां धर्म से ऊंची जाति है। वहां एक नारा है कि हिंदू गुर्जर, गुर्जर गुर्जर एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो वो उसमें प्रसन्नता ये दिखा करके वे इकरा हसन की तरफ जा सकते हैं जो हिंदू गुर्जर है। इस तरह के वहां बहुत तो कुछ है नहीं ना, आप समझिए। अगर सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से कुछ देखें तो कैराना में से अच्छा माहौल जो है वो कहीं नहीं है। बाकी प्रचार कुछ भी होता रहे। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं कि मनीष चौहान अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो उदासीन हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। तो उनके जो समर्थक हैं और उनका जो गोत्र के लोग हैं वे बहुत बड़ी संख्या में जो है वो इकरा हसन को वोट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें लगेगा कि प्रदीप चौधरी ने उनका अधिकार छीन लिया है। एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसी परिस्थिति में मनीष चौहान को टिकट हो जाता है तो प्रदीप चौहान आते हैं गंगोह से, और वहां इमरान मसूद परिवार का बहुत दबदबा है। नौमान मसूद वहां के हैं, फिर रुद्रसेन, इद्रसेन है। तो वहां वे गुर्जर जो है वो, चूंकि राजनीति होती है, वो अपना प्रभावित करने का प्रयत्न करेंगे और ऐसे होने की संभावना है कि फिर वहां से वोट आएगा। नहीं, दोनों तरफ से। एक तो ये है कि तब इकरा हसन जो है वो यहां से आश्रित है कि वो उनको गुर्जर वोट यहां से मिल जाए। तीसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ऐसी परिस्थिति में मृगांका सिंह का टिकट नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी से। तो मृगांका सिंह जो है वो रिश्ते में बुआ लगती हैं इकरा हसन की। एक फोटो दिखा रहे हैं आपको, आप देखिएगा। अभी आपको दोनों का चेहरा देखिए ध्यान से, इसमें इकरा हसन है और मृगांका सिंह है इस फोटो में। तो दोनों का चेहरा देखिए आप ध्यान से, दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। तो ये एक्चुअली एक जैसी इसलिए दिखती है, दोनों एक ही तो है। वो हिंदू गुर्जर है, वो मुसलमान गुर्जर है। तो मृगांका सिंह जो है वो बेटी है चौधरी हुकम सिंह की। चौधरी हुकम सिंह जो है 6-7 बार विधायक रहे, सांसद रहे, बहुत बड़े नेता थे, मिनिस्टर रहे, बहुत बड़े नेता थे। तो उनकी बेटी है मृगांका सिंह। तो एक ही परिवार है ये। तो फिर मृगांका सिंह को चाहने वाले उनके जो समर्थक हैं वो ये मान करके, उनके परिवार के लोग ये मान करके कि चलो ठीक है, ये इकरा हसन है तो हमारा ही खून, हमारी ही तो बच्ची है, तो उनकी तरफ आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएगा। तो इकरा हसन की जीतने की संभावना यहां से बनेगी। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बातचीत है, वो एक्चुअली वो इकरा हसन के लेवल पे नहीं है, वो अखिलेश यादव के लेवल पर है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ है कि उत्तर राज्यसभा चुनाव में बहुत सारे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है सपा का विधायक होते हुए, ये सभी सवर्ण हिंदू बिरादरियों के हैं। इनमें या तो ठाकुर है या ब्राह्मण है। तो अखिलेश यादव जो है पिछले कुछ समय से पीडीए, पिछले दलित अल्पसंख्यक करके एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें उनका कहना यह है कि ये लोग जो हैं हम पिछले दलित और अल्पसंख्यकों की वकालत करते हैं। तो अगर इस तरह का मूवमेंट आगे बढ़ा और ये मैसेज जो आज गया कि पिछले दलित और अल्पसंख्यक एक हो जाओ, क्योंकि सवर्ण जो है वो उनको अपनी जगह नहीं बनाने दे रहा है, तो ये तो आज पॉलिटिकल मैसेज है और ये आगे गया तो इसका इकरा हसन को फायदा होगा। और दलित वहां आ जाए, इकरा हसन को दलित 50% के आसपास मिल जाए, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा थोड़ा करके वो 6 लाख तक का टारगेट पाने तक करीब पहुंच जाएगी। लेकिन उस समय भी स्थिति ऐसी लगती है कि वो करीब पहुंचेंगी, क्योंकि वो जो अंतर है वो पूरा नहीं होगा। मगर जब चूंकि अंतर विरोध होगा और टिकट की नाराजगी मृगांका सिंह और मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी में जाएगी, तो उदासीनता उसमें कुछ आएगी, और वो उदासीनता जो है वो इकरा हसन को फायदा पहुंचाएगी। वैसे मेरा मानना यह है कि इकरा हसन जो है वो बहुत योग्य और बड़ी काबिल लड़की है, और इस तरह की काबिल लड़कियों को लोकसभा में होना चाहिए। वो कुछ डिफरेंट टाइप की लड़की है बहुत। आपको क्या लगता है कि कौन कैराना में जीतेगा, ये हम इंतजार करेंगे आपका भी। धन्यवाद, नमस्कार।